चलिए एक बार है ना सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या है हाइड्रोलॉजी में। एफएम तो पूरा हो गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार हाइड्रोलॉजी में क्या क्या देखिए, डेफिनेशंस है हाइड्रोलॉजी में, कुछ एक स्टार्टिंग में रहेगा। फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, वाटर बजट इक्वेशन है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल को वाटर साइकिल बोलते हैं, वाटर साइकिल तो जानते हैं आप लोग। उसके बाद वाटर बजट इक्वेशन है, कैचमेंट एरिया है, प्रेसिपिटेशन है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज ऊपर से जो गिर रहा है ना, जो नेचुरली ऐसे पानी गिरता है ना, स्नो गिरता है, बर्फ गिरता है, तो कैसे कैसे क्या है उसको देखेंगे। तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। वहीं पे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे होता है, उसी में हम लोग रेन गेज देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेन गेज देखेंगे। डेंसिटी एज पर द MWO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि उसके नॉर्म्स के हिसाब से कैसा चल रहा है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर अ बेसिन। एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए हम लोग थिसन पॉलीगन मेथड जानते हैं, थिसन पॉलीगन कभी पढ़े हैं? ठीक है, तो ये एवरेज रेनफॉल ओवर अ बेसिन देखेंगे, एनुअल रेनफॉल देखेंगे, लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, जो भी गिर रहा है तो उसमें क्या क्या लॉसेस होता है। जैसे बहुत सारे लॉसेस ऐसा होता है ना कि पानी गिरा, कुछ पानी ऐसे बह के नाली में चले जा रहा है, कुछ पानी पेनिट्रेट होके नीचे चले जा रहा है, सीधा ग्राउंड में पर्कुलेशन हो जा रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को देखना है। मतलब पानी गिरता है ऊपर से तो वो पानी कहाँ कहाँ जाता है ना, या तो कहीं स्टोर हो गया, या तो कहीं चलो प्लांट प्लांट पी गया तो वो बात अलग है, लेकिन कुछ पानी क्या हो रहा है, सीधा नीचे पर्कुलेट हो जा रहा है, जो हमारे काम ही के नहीं आ रहा है ना। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जा रहा है, ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसी जगह वहां बसावट ही नहीं है और वहां पर ग्राउंड वाटर होने का क्या मतलब है ना। तो वो सब चीजों को देखना है। एवापोरेशन, एवापोरेशन तो आपको सब जानते होंगे, जो धूप के कारण से जो एवापोरेट होता है। इनफिल्ट्रेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन वही बोल रहा हूँ जो पानी नीचे नीचे पर्कुलेट हो जाता है वो। रन ऑफ होता है मतलब जो बह जाता है, एक्स्ट्रा पानी जो बह जाता है। उसके बाद होता है फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ पता है क्या क्या होता है? कोई कोई जानता है किसके किसके बीच में हाइड्रोग्राफ बनाते हैं? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर एक यूनिट को लेके काम करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर रेनफॉल में कितना क्या होगा डिस्चार्ज, उसके हिसाब से निकालते हैं। प्लीक फ्लो डिफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, एरिया, वेलोसिटी मेथड, वेलोसिटी मेथड, एरिया मेथड, ये अपने को पढ़ा दूंगा मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या होता है। जैसे आप लोग लाइसीमीटर जानते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन, कंजम्पटिव यूज, ठीक है, कंजम्पटिव यूज तो जानते होंगे, वहां पर पढ़े होंगे WRE में थोड़ा बहुत। फिर वीयर मेथड है, ये छोड़ दो क्या है पता नहीं है। और स्टेज डिस्चार्ज कर्व है। तो लास्ट लास्ट के जो दो चार चीजें हैं अपने काम के नहीं है, और इसके कहीं ना आपको नोट्स मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे, मेरे को देखूंगा जो कुछ मिला तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, आप देख लो खुद बुकलेट ही देखना, इतना पतला सा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस है हुआ लेकिन है नहीं। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और छोटे मोटे क्वेश्चन वो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। यूनिट को बस ध्यान रखना है, याद रखना, हाइड्रोलॉजी को बनाने के लिए यूनिट को थोड़ा ध्यान रखना है, यूनिट के हिसाब से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हाइड्रोलॉजी का। सबसे पहला ऑनलाइन पे बता दीजिएगा, वॉइस वॉइस सब क्लियर है, आ रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ कुछ होमवर्क दिया था, बनाए हैं घर पे? अब हाइड्रो और लॉजी को अगर संधि विच्छेद कर दे तो हाइड्रो मतलब तो पानी होता है, और लॉजी मतलब किसी चीज की गणना या स्टडी करना होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग क्या पढ़े थे, फ्लूइड का बिहेवियर। फ्लूइड मतलब हवा और गैस, हवा और पानी दोनों का बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसे कैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पर हम लोग उसकी स्टडी करके क्या करेंगे कि अगर वो आ रहा है
तो वो कैसे क्या क्या चीजों को कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि हमारे लिए दिक्कत में है, तो क्या क्या चीजें उनके बारे में स्टडी करना होगा। तो लिखेंगे हाइड्रोलॉजी, इट इज अ साइंस ऑफ वाटर डील्स विद दी साइंस ऑफ वाटर डील्स विद दी, वो भी तक कॉपी नहीं बना पाया ना क्या, वही वो देख कैसे बनाए है। साइंस ऑफ वाटर डील्स विद दी occurrence circulation occurrence comma circulation comma distribution of water occurrence comma circulation comma distribution of water। occurrence मतलब कहां से पानी आ रहा है, पानी कहां से आता है इंद्रदेव, अरे पानी कहां से आता है, ऊपर से आता है ना, ऊपर में कौन है, बादल है, ठीक है, तो बादल से पानी गिरता है, तो ऑकरेंस उसका वहां से है, फिर वही पानी नीचे गिरता है, फिर वो सर्कुलेट होता है ऊपर जाता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। अरे बोलो क्लियर है, तो वाटर साइकिल है तो सर्कुलेशन आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, क्या आपके घर तक नल पहुंचाने वाली बात है क्या, नहीं, ये काय के डिस्ट्रीब्यूशन है कि वही पानी टूट के कहां कहां जा सकता है, कोई नदी में मिल जाए, कोई समुद्र में मिल जाए, कोई पानी कहीं पर ऐसे तालाब वालाब में मिल जा रहा है, तो ये सब चीजों को देखना है। समझ रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कि नल नल वल बना दे रहे हैं हमारे लिए, हम लोग अभी नल वल नहीं कर, हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे पानी की स्थिति, पानी कहां से आता है, कहां को जाता है, कैसे रहता है, क्या है उसके हिसाब से। आ रहा है बात समझ में, तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग ये करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पानी को स्टोर करके रखे थे, स्टोर करेंगे कहां पर, डब्ल्यूआरई में, समझ रहे हो, डैम बना के उसको स्टोर कर रहे हैं मतलब डब्ल्यूआरई। अब स्टोर किए हुए पानी को किसको देंगे, पीएचई डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोलते हो, वो उसको पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट वाले उसी पानी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके घरों तक। आ रहा है समझ, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आसमान से नीचे तक, जमीन तक जो हो रहा है पानी का, उसी को पढ़ना है। क्लियर है, तो सब्जेक्ट का लिंकिंग समझ में आ रहा है कैसा है। अब देखो क्या है, अब यहां पर हम लोग पहले तो फ्लूइड की स्टडी कर लिए कि समझ में आ गया कि फ्लूइड बह रहा है, अगर ओपन चैनल में हो रहा है तो कैसे कैसे कर रहा है, और अगर पाइप के अंदर जा रहा है तो कैसे कैसे कर रहा है। अब बताओ यहां पर तो पाइप के थ्रू तो कहीं नहीं जाएगा ना, पाइप से थोड़ी पानी गिरता है ना, वो तो अब ऐसे ही गिर जाता है, और वो जाके सीधा कहां मिलता है, ओपन चैनल में। आ रहे मेरी बात समझ में, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये सब जो भी चीज पढ़े ना ओपन चैनल, इसलिए मैं आपको बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज को हम लोगों को देखते हुए यहां पर पढ़ना है। अब रिलेट कर पाएंगे अपन दोनों को एक दूसरे से। हाइड्रोलॉजी में नेक्स्ट होता है, हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, जो अपन बचपन से पढ़ते हैं। रुद्र वाटर साइकिल जानता है, हाँ बता, जैसे हिंदी में भी जानता है तो हिंदी में बता दे, इंग्लिश में जानता है इंग्लिश में, जैसे बोल। नहीं पता, आकाश जानता है, नहीं जानता हाइड्रो, ललित वाटर साइकिल नहीं जानता, विजय जानता है, हाँ बोल बेटा, हाँ बादल बन गया, फिर गिर जाता है, फिर बारिश हो जाए ना, ठीक है। देखो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वाटर साइकिल एक्चुअली में स्टार्ट कहां से होता है, बादल की गिरने, पानी के गिरने से स्टार्ट होता है कि पानी के उठने से स्टार्ट होता है, हाँ उठने से होता है, मतलब जब भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे वाटर साइकिल में सबसे पहला ध्यान हमारे को सन की तरफ जाता है, सूर्य, है ना, सूर्य क्या है, अगर सूर्य हुआ, सूर्य की से कारण क्या, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं समुद्र है, अब ये हो गया सी, समुद्र हो गया, रिवर हो गया, जो भी है, एक्चुअली में रिवर से ज्यादा पानी होगा, समुद्र से कम पानी जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समुद्र होता है खारा, खारा पानी की डेंसिटी होती है ज्यादा, और नॉर्मल पानी की डेंसिटी होती है कम, ये अपन जान रहे हैं, तो जिसकी डेंसिटी होगी ज्यादा उसको उठने में तो भारी रहेगा, वो
वो उठने में कम कम उठेगा क्वांटिटी में, और जिसकी डेंसिटी होगी कम हो तो ज्यादा उठ जाएगा। इसलिए नदी का पानी ज्यादा, नदी सूखता है, समुद्र कभी नहीं सूखता। कभी सुने समुद्र सूख गया? नहीं, समुद्र सूख ही नहीं सकता। क्यों नहीं सूख सकता? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। खारा पानी का डेंसिटी हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा, ये चीज हो गया। अब अगर मान लीजिए सूर्य की किरण इसमें आई, अब वही चीज रिवर और वाटर सी से बोल सकते हैं या ओशन बोल लो जो भी, तो यहां से क्या निकला? इवोपरेशन हुआ। इवोपरेट हुआ, या इसी को बोलते हैं प्रोसेस को इवोपरेशन। आसपास साइड में क्या होता है? मान लेते हैं झाड़ी जंगल बना देते हैं, है ना? झाड़ी जंगल है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, है ना? ये पेड़ का पत्ती है, दिख रहा है पत्ती ना? ठीक है। अब यहां से भी जो चीज निकलता है, पेड़ से भी क्या होता है? उसके जो स्टोमेटा जानते हो, क्लोरोफिल करके पढ़ते थे, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उसमें छेद छेद होते हैं। जब सूर्य पड़ता है ना उसके ऊपर, तो वहां से वो भी पानी खींचता है। हालांकि वो बोलते हैं ना कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सूर्य की किरण बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन हद से ज्यादा मात्रा में वो पानी वहां से खींच भी लेता है। उस प्रोसेस को, जो पेड़ से पानी को खींचने को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है समझ में आ गया? ट्रांसपीरेशन मतलब पेड़ की पत्तियों से पानी को खिंचाया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोगों का एवोपरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, फिर यही जाके क्या बन रहे हैं? बादल बन रहे हैं। फिर बादल बन गए, अब एक समय हो गया, भर गया बादल, तो फिर क्या होता है? वर्षा, है ना? अब पानी गिर रहा है। अब इस पानी के गिरने को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। पानी के गिरने को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। वहीं पर क्या बोलते हैं? बड़े बड़े ऐसे गोला बना रहे हो, मतलब क्या है ये? स्नो है। ये क्या है? रेनफॉल है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? रेनफॉल हो गया, स्नो हो गया, बहुत सारी चीजें, ये सब फिर ऊपर से गिर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन हो गया इधर। ये जब इवोपरेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ। अब साइकिल समझना है क्या है? यहां से एवोपरेशन जा रहा है, ट्रांसपिरेशन जा रहा है, आ क्या रहा है? प्रेसिपिटेशन आ रहा है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या हुआ? अब मान लेते हैं यहां पर कुछ ऐसा घाट वाट टाइप का होगा, कुछ भी होगा, तो यहीं के पानी ऐसा, या पानी भर जाए या ऐसा हो जाए, यही पानी बादल है ना, यहाँ पे भी पानी गिर गया, तो यही पानी बहता हुआ कहीं जाके मिल जा रहा है, नदी में जाके मिल गया। वो हमारे काम तो नहीं आया, ना ही वो पृथ्वी के लिए काम आया। मतलब नीचे में क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल है। अब ग्राउंड वाटर टेबल में रिचार्ज हो जा रहा है तो ठीक है, और मान लो नहीं हो रहा है, वो जाके सीधा कहां मिल गया? नदी में मिल गया या समुद्र में मिल गया, और वो बह गया, उसको हम लोग बोलेंगे रन ऑफ। जो बह गया, हमारे काम नहीं आया, वो क्या कर लेगा? रन ऑफ। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो नदी से रिलेटेड, या कहीं पर भी बोलो, जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स पढ़े थे आरसीसी में, बोलो याद है? उसमें क्या बोला था? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम पढ़े थे। उसके हिसाब से ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंटेंट, पीसीसी कंटेंट, पीसीसी में सीमेंट कंटेंट सब निकाले थे, वाटर सीमेंट रेशियो करे थे। उसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे? तो पहला पॉइंट क्या पढ़े थे? भारी वर्षा से बचाना है, शेल्टर करके रखना है। दूसरा पॉइंट पढ़े थे, सीवियर रेन से प्रोटेक्ट करके रखना है। तीसरा पॉइंट था ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौथा पॉइंट क्या था? कि सी से, समुद्र से बचाना है, समुद्र के किनारे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अरे याद है? और लास्ट पॉइंट पढ़े थे कि केमिकल अटैक और टाइडल वेव से बचाना है, मतलब समुद्र के किनारे के लिए। तो यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है। तो उसमें भी हम लोग एनवायरमेंट को ध्यान रखें, पानी वानी के जगह वाले को ध्यान रखें। वही चीज यहां पर भी हम लोग वही करेंगे कि समुद्र से जैसा भी यहां से पानी गिर रहा है, तो यहाँ यहाँ क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। तो रन ऑफ तो समझ में आ गया, तो यहीं पर मैं क्या लिख दे रहा हूं? तो बह गया, उसको क्या बोलेंगे? रन ऑफ। और जो अंदर पर्कुलेट, सॉरी यहां तो नहीं समुद्र है, यहां पर अंदर में पर्कुलेट करे, इसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। आ रहा है समझ में? इनफिल्ट्रेशन मतलब समझ में आ गया, जो अंदर चले गया। आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इनफिल्ट्रेशन मतलब, फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग वहीं पर दो टाइप का अभी एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, दो टाइप का फिल्टर, एक रैपिड सैंड और एक स्लो सैंड। क्या करते हैं उसमें? मट्टी भर देते हैं, रेत भर देते हैं और पानी को गुजारते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है? इसके नीचे क्या होगा? पेड़ कहाँ उगता है? सॉइल में। मट्टी, मट्टी से पानी को क्या करना है? गुजरना है। इसी को क्या बोल देंगे? इनफिल्ट्रेशन।
आ रहा है बात समझ में? अब ये जाके नीचे में मिल जाएगा, क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इनफिल्ट्रेशन। बोलो क्लियर हो गया? अब आपको कुछ हद तक बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो हम लोग को करना क्या है, तो मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे काम कर रहा है, तो सूर्य की किरण आई, यहां से बोलते हैं एवापोरेशन हुआ, वहां से हुआ ट्रांसपिरेशन, ये दोनों गए ऊपर, आया कौन, प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो रहा है? अब मान लो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, ये कम हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा सोचो? जाहिर सी बात है, यहां पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे पूरा हमारा पृथ्वी पूरा घुसते जा रहा है पानी के अंदर। अरे बोलो, ओजोन ले वो, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, माउंटेन जो भी है वो सब पिघल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अरे हाँ ग्लेशियर बोलते हैं। क्या हो रहा है जो पिघल रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग, गर्माहट बढ़ रही है, बहुत गर्मी लगती है, 12 महीना एसी चल रहा है, गर्माहट बढ़ रही है। अब जब गर्माहट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, आपको बताओ वहां का बर्फ पिघलेगा, यहां से पानी पिघले, पानी ऊपर जा रहा है, वो बदले में क्या आएगी, पानी चाहिए वापस। अब ये पानी इतनी ज्यादा भर जाएगा कि पूरा पृथ्वी, बोलते हैं आज से बहुत सालों बाद, क्या बोलते हैं, मतलब 1000 समथिंग कुछ बोल सकते हैं, कि उस सालों बाद ये पूरा पृथ्वी डूब जाएगा, हम लोग सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो हम लोग 1000 साल थोड़ी जिएंगे, लेकिन हाँ बोल सकते हैं ना कि मर जाएंगे। क्या होने वाला है समझ में आ रहा है? मतलब धीरे धीरे हम लोग पूरे डुबान में जा रहे हैं, पूरा डूबते जा रहे हैं, है ना? जैसे जितने भी आइलैंड वाइलैंड जो है वो भी पूरा गायब होते जा रहे हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर समाते जा रहे हैं, तो सेम वही है। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वही चीज क्यों हो रहा है समझ में आया, कि पानी हम लोग यहां पर गर्माहट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके कारण ये पूरा चीज ऊपर जा रहा है, ऊपर में कितना स्टॉक हो गया है ना, फिर वापस वो गिर जाएगा, और वो ज्यादा मात्रा में गिरेगा, उसी को हम लोग फिर पढ़ेंगे, और उसी के कारण क्या आता है, बाढ़, फ्लड, जो उत्तराखंड में और ये सब आप देखते होगे। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज जनरली हम लोगों को दिखता है। क्लियर है? तो क्या समझ में आया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ में आया? तो मतलब पहले अगर मैं साइकिल बोलूं तो ऐसे करके घूमता है, ऐसा, तो ये साइकिल है। तो क्या क्या हो रहा है, पहले यहां से एवोपरेशन हुआ, एवोपरेशन गया ऊपर में। अब देखो यहां पर एक वर्ड पढ़ते हो गए आप साइंस में, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज जाके वहां ठंडा हो जाता है ना? तो कंडेंस होके क्या हो जाता है, भर हो जाता है, ठीक है? और वही ठंडा होके फिर क्या करता है, फिर गिरता है। समझ में आ रहा है? तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब जनरली सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? जानता रे? कंडेंसेशन नहीं जानता? ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल कभी नहीं पढ़ा है, जान रहे हैं ना? ठीक है, तो हम लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसके बारे में लिखते हैं, देखो हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, बस आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है? डायग्राम ये वाला बनाना है कि छोटा वाला बनाना है? छोटा सा बना लेना भाई, इसी को, सब तो है इसमें, ठीक है?
हुआ, समझ में आया? तो हम लोगों को इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल देते हैं और इसी को वाटर साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों को लास्ट में बस वही चीज याद रखना, एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन दोनों ऊपर तरफ जा रहा है, जो गिर रहा है वो जाके ठंडा हो जा रहा है और फिर वो बादल बन जा रहा है। ठीक है, और फिर सीधा वहां से बारिश हो जाएगा। तो अब इस पे पॉइंट लिखते हैं। अब आप मेरे को बताओ मेन सोर्स क्या है? सन। जो अगर सूर्य नहीं होता तो कुछ ही नहीं होता, समझ रहे हो? तो मेन सोर्स क्या है? सन। तो अगर मान लेते हम लोग समझते हैं कि एक होता है रेसिडेंस टाइम। कौन सा टाइम होता है? रेसिडेंस टाइम। रेसिडेंस टाइम क्या होता है कि कितना समय एवापोरेशन में लग रहा है, ठीक है, या कितना समय ट्रांसपिरेशन में लग रहा है। एक पर्टिकुलर फेज की बात कर रहा हूं, एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लिखा हूं मैं, दोनों अलग अलग है। आगे में हम लोग पढ़ेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन, दोनों साथ में पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को अलग अलग। ट्रांसपिरेशन मतलब समझ में आ गया, पत्तियों से निकलने वाले पानी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन एक प्रोसेस हुआ, इसमें कितना समय लग रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पर्टिकुलर एक प्रोसेस में कितना समय लग रहा है, कंडेंसेशन में कितना प्रोसेस लग रहा है, प्रेसिपिटेशन में कितना प्रोसेस का लग रहा है, इसको हम लोग रेसिडेंस टाइम बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फेज को करने में कितना समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंस टाइम। बोलो क्लियर है? ठीक है, हेडिंग डालिएगा रेसिडेंस टाइम। रेसिडेंस टाइम, टाइम टेकन बाय water particles in crossing, time taken by water particle in crossing one particular phase को गोला लगाना। टाइम टेकन बाय वाटर पार्टिकल इन क्रॉसिंग वन पर्टिकुलर फेज को गोला लगाना ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वन पर्टिकुलर फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब एक चीज ध्यान समझो, कल मैं आप लोगों को टोपोशीट में दिखाया था, कैचमेंट एरिया दिखाया था, क्या हुआ समझ में आ रहा है? पानी मान लो एक पर्टिकुलर बादल यहां पर है, इतने एरिया को गीला किया, तो ये गीला किया ये एरिया क्या कहलाएगा? उसका पूरा पानी वहां गया, मतलब एक बाउल, एक ऐसे कैच बोलते हैं ना, तो कैच कर रहे हैं मतलब समझना, इसी को बोलेंगे कैचमेंट। क्लियर है? एक डिप्रेशन वाली एरिया। अब यहां पर क्या हुआ, पानी गिरा, यहां पर है बादल, यहां पर पानी गिर गया, तो ये उसका एरिया हो गया। ठीक, रेनफॉल को किस में नापते हैं? एमएम में, सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही? उसकी एक यूनिट हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन जाएगा? मुक्का मारूंगा, एरिया इंटू लेंथ करूंगा तो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। वही एरिया इंटू कुछ एमएम गिर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है? अब आप मेरे को बताओ, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें 10 mm का रेनफॉल हुआ, ठीक, बहुत कम बोल रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 mm का हो गया, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में 10 mm का हुआ। आप बताओ किसका क्या वॉल्यूम आएगा? अब आप सोचना ध्यान से, डिस्चार्ज किसका ज्यादा होगा? कम वाले का। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? वही चीज को ध्यान से समझना। तो अब अगर मेरे को टी चाहिए, जिसको टी आर रेसिडेंस टाइम बोलते हैं, इसको टी आर से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। अब वॉल्यूम का यूनिट पता है आपको, मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया नीचे, पर सेकंड चले गया ऊपर, तो ये किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड में। आ रहा है? क्लियर है? तो ये हर एक चीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा हो। हम लोग यहाँ बैठे हैं, वहां पर एवापोरेशन हो रहा होगा, सूर्य तो निकल गई है, एवापोरेशन हो रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो एवापोरेशन प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
तो ये फॉर्मूला लिखिएगा, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। अब आप मेरे को बताओ, इवोपरेशन क्या दिन में ही होता है ना, कि रात में नहीं होता? सिर्फ दिन में होता है? बिल्कुल गलत है। इवोपरेशन दिन और रात दोनों का 24 घंटे चलता है। इवोपरेशन 24 घंटे चलता रहता है। आ रहा है समझ में? अब ये बोलोगे कैसे? तो ये प्रोसेस है कि सूर्य तो पूरा घूम रहा है ना, गर्माहट हो रहा होगा। चाहे हम लोग कैसे होता है, एक पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, तो एक बार सूर्य इधर आता है, फिर ऐसे घूमता है तो इधर आता है, तो इधर दिन हो जाता है, इधर रात हो जाता है। यही तो होता है क्या प्रोसेस? तो अपन सब जानते हैं क्या? अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो वो सब चीज, वो क्या क्या पक्ष घूमता है ना, ऐसे क्या क्या बोलते हैं सूर्य का, ठीक है, तो वो सब चीजों को याद रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ दिन है तो यहाँ रात है, तो लेकिन इंटेंसिटी इसकी भी यहाँ पर कहीं गर्माहट तो कर रहा होगा ना, तो वहां पर भी हम लोग का एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन कैसा प्रोसेस होता है? डे एंड नाइट। लेकिन ट्रांसपिरेशन सिर्फ क्या होता है? डे प्रोसेस होता है। जैसे बोलते नहीं है कि पौधा को बाहर निकाल दो, थोड़ा सा धूप लगने दो, क्या है वो खाना वाना बनाएगा, ऐसे सब बोलते नहीं थे? तो वही चीज होता है। तो हम लोग को समझते हैं कि क्या है, तो वही धूप, धूप उसको मिलेगा तो वो अपना अपने आप को क्या करेगा? चार्ज करेगा। अरे पौधा तो जादू भी तो यही करता है, ठीक है ना? तो वही चीज याद रखना है कि गिर रहा है मतलब ये प्रोसेस होना है। तो अपने को क्या समझ में आया कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जो कब होता है? सिर्फ दिन में। इवापोरेशन क्या होता है? दिन और रात दोनों में होता है। ये बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट आपसे पूछा हुआ है पेपर में, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो आप नोट करके कहीं डाल लेना, ट्रांसपिरेशन इज अ डे प्रोसेस एंड इवापोरेशन इज अ डे एंड नाइट प्रोसेस। इवापोरेशन 24 घंटे चलता है, मतलब कभी भी नहीं होता, रुकता ही नहीं। लेकिन ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होता है। रेसिडेंस का टाइम का फॉर्मूला है V/Q। कैचमेंट एरिया हो गया, टाइम गिरा, दोनों को मल्टीप्लाई किए, बन गया वॉल्यूम। अरे बोलो, नीचे में क्या हो रहा है? वही पानी गिर गया ना, अब वो पानी बह रहा है, तो बहेगा कोई भी चीज, रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हम लोग वहां से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है ना। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है? एंचुरीमीटर और ये सब है ना, बढ़िया। वो किस में होता है? तो पानी ऐसे ऊपर ऐसे गिरता है, ऐसे इकट्ठा करते पाइप से डलवाते हैं क्या, है ना? तो वो सब हम लोगों को पता है क्या क्या है, आगे पढ़ लेंगे। लेकिन ये चीज तो क्लियर है क्या है? तो वॉल्यूम हो गया ऊपर में, नीचे में होता है डिस्चार्ज, इज इक्वल टू क्या होता है? रेसिडेंस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। अब हेडिंग डालेंगे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, अभिषेक, कैचमेंट एरिया में मेरे को बताना, रिज लाइन क्या होता है बेटा और वैली लाइन क्या होता है? वहां दे, भूल गए रे? वैली लाइन नॉर्मल बता दे क्या होता है, रिज लाइन क्या होता है? कहां पढ़ा है ये वर्ड? पढ़ा है? इरिगेशन छोड़, और कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है मुकेश? सर्वे में पढ़ा है। कहां पढ़ा है सर्वे में? अबे सर्वे में कहां पढ़ा है? कंटूर में पढ़ा है। तो हम लोग वहां पर दो लाइन पढ़े थे, एक पढ़े थे कौन सा? रिज लाइन, और एक पढ़े थे कौन सा? वैली लाइन। क्या करते थे रिज में? पहाड़ की चोटी चोटी को जोड़ देते थे, वो बन जाती थी रिज लाइन। घाट की चोटियों को जोड़ दे, चोटी नहीं बोलना चाहिए, घाट के पॉइंट को जोड़ देने से क्या बन जाता था? वैली पॉइंट। अब अपने को वो चीज पॉइंट याद है, तो हम लोग तो कल परसों भी तो बताया था कि यही पॉइंट, ठीक है, ये ऐसा ऐसा गिर रहा है, ये क्या था?
ये वैली है, उल्टा होता है बोला हूं यार। ये वाला क्या था, ऊपर में लिखते थे हाईएस्ट पॉइंट तो होता रिज, लोएस्ट पॉइंट लिखते थे वो क्या था वैली। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़े ना ये चीज। अब वही चीज बताओ, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दो घाट, हर जगह पानी कहां बहती है, पानी कभी भी बहेगी तो पहाड़ से निकलती है। अरे गंगा नदी कहां से निकलती, वाह पहाड़ से, ठीक है, कहां से बालाघाट से, कहां से, गंगोत्री से, है ना, गौमुख बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो गंगोत्री से मान लीजिए गंगा मैया निकली, अब देखो यहां से निकल रही है, और जाहिर सी बात है वो बहेगी कब, यहां पर एक दूसरा पहाड़ है, तो वो बहते हुए आई, यहां पर पहले बना ली, और यहीं से ऐसा दो पहाड़ों के बीच से नदी बहता हुआ मिलेगा आपको, ये जनरल है ना, कभी भी ऊपर तो नहीं चढ़ सकती, तो हमेशा यहीं से निकलेगी। अब जाहिर सी बात है जब ऊपर नहीं चढ़ सक रही तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको एक लाइन को बोल दूंगा रिज लाइन, इसकी एक लाइन को बोल दूंगा क्या, रिज लाइन। बोलो बात क्लियर है। अब दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, घाट, अरे बोलो क्लियर है। अब ये जो दो पहाड़ों के बीच में घाट है, अरे आप लोग गए होगे ना घूमने फिरने, तो आप देखोगे यहीं पर तो रोड बनाते हैं हम लोग, पहाड़ को काट के रोड बनाते हैं, और नीचे में पानी बहता रहता है, अच्छा दिखता है ना। अब देखो ये दोनों लाइन के बीच के एरिया, अभी देखो एक बाउल टाइप का बन गया ना, एक कटोरा बन गया, कटोरा में पानी भर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, तो यही क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो कैचमेंट एरिया क्या हुआ समझ में आया, दो पहाड़ों की चोटी के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट। अब कैसे, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि बादल ऐसे आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो पहाड़ की ऊंचाई बढ़ा दूं तो बादल फंस जाता है, अरे बोलो, बादल फंस गया, और यहां पर अब जब भी बारिश होगा तो यहां भरमार मात्रा में बारिश होगा, बादल कहीं जा ही नहीं रहे। ये ऐसा कहां होता है, तो हम लोग मेघालय बोलते हैं। मेघालय में क्या होता है, तीन टाइप के पहाड़ से है ना घिर जाता है पूरा बादल, मतलब ऐसा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि बादल जाके ट्रैप हो जाता है, वहां फंस जा रहा है बादल। अब वो बादल क्या हो रहा है, एवापोरेशन होते जा रहा है, तो वहां से कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वहीं गिरते जा रहा है, प्रेसिपिटेशन होते जा रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मेघालय में ज्यादा वर्षा होती है। क्यों होती समझ में है, कारण क्या है, उसमें तीन टाइप के पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया, तीन नाम का होता है। तो तीन पहाड़ों के बीच में क्या हो जाता है, बादल जाके फंस जाते हैं, और वहीं से पानी गिरने लग जाता है। आ रहा है क्लियर है क्या बोल रहा हूं समझ में, तो ये क्या हो रहा है, अब मैं बोलूंगा वहां के लिए हिसाब से, तो ये होगा आपका, इसी को बोलूंगा मैं कैचमेंट एरिया। दो पहाड़ों के बीच में कोई भी एरिया को बोलते हैं हम लोग कैचमेंट एरिया। आ रहा है समझ में। वहीं पर एक पढ़ते हो गए आप रेन शेडो एरिया, रेन शेडो नहीं पढ़ते हो, क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि छाया, वृष्टि छाया, है ना। वृष्टि छाया मतलब जानते हो क्या होता है, अरे हिंदी में तो बोला, आप तो जान गई हुई, रेन शेडो नहीं जानती। रेन शेडो मतलब क्या होता है, वहां पानी नहीं गिरता, क्या होता है, सोच के बताओ ना। ये देखो ना, यहां पर एरिया वाले को पानी मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा ना। यहां से मान लो पहाड़ खत्म, यहां पूरा मैदानी मैदान है, तो पानी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बादल वहीं फंस गए। तो इस तरफ वाले के एरिया को मैं रेन शेडो एरिया बोल दूंगा। नहीं समझ में आया क्या आया, क्लियर है। तो इधर तरफ पानी गिर रहा है और इधर पानी, ये तो आप लोग बहुत जनरली देखे होगे, आप यहां से बहुत दूर में देखोगे वहां पानी गिर रहा है, यहाँ पानी नहीं गिरता है। तो ऐसा नहीं कि ये रेन शेडो एरिया है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। रेन शेडो एरिया क्या होता है कि बादल इस तरफ जा ही नहीं पाता है, इसी तरफ रह जाता है, पानी इधर एक तरफ गिराता है और एक तरफ नहीं गिराता है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ऐसा होता है कि रेन शेडो एरिया हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। कवर्धा, कवर्धा में हमेशा देखोगे, कवर्धा में हमेशा आपको कम पानी गिरेगा, ज्यादा पानी कहां गिरता है, नारायणपुर में, यहां तरफ एरिया में। क्यों हो रहा है यहां पर, कवर्धा कौन से इलाका में आता है, मैं कल श्रेणी का नाम सुने होगे ना,
कुछ एक हद को टच करता है। तो मैकल श्रेणी में क्या हुआ समझ रहे हो, वहां पर पहाड़ है, उस तरफ से पानी उधर ही गिर रहा है, इधर गिर ही नहीं पा रहा है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर अपन पूरा इस चीज को समझेंगे ना, ज्योग्राफी को, तो हमको अच्छे से क्लियर होगा। नारायणपुर में क्यों पानी गिरता है? घाट टाइप का एरिया है, ठीक है, वहां पर भी बादल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ट्रैप हो जा रहा है, पानी गिर रहा है। कहां नहीं गिर रहा है? तो वहां पर मैकाल श्रेणी है, वहीं पर हम लोग बोलते हैं रेन शेडो एरिया, मतलब पानी उस तरफ गिर रहा है, इस तरफ नहीं गिर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वहीं होती है, कहां? कवर्धा में। सबसे ज्यादा वर्षा होता है नारायणपुर में। उधर ऊपर चले जाओ, अंबिकापुर, ये सब तरफ, उधर भी पानी अच्छा खासा गिरता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? तो जहां पर भी मैदानी क्षेत्र ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी चीज होता है हम लोग कभी भी देखते हैं, जैसे हम लोग वो भी पढ़े थे ना, छत्तीसगढ़ का पूरा मैप देखें तो ऊपर तरफ हम लोगों को बड़े बड़े ऊंची ऊंची पहाड़े दिखती थी। अरे नहीं पढ़ाया था, गौरलाटा वौरलाटा पढ़ा रहा था, याद आ रहा है? ऊपर में ऊंचे पहाड़ है, फिर बीच में मैदानी है, कुछ नहीं। यहाँ आसपास बोले दुर्ग शहर में देखियो पहाड़, नहीं देखियो, नहीं दिखेगा। और डोंगरगढ़ को छोड़ दो, वो पहाड़ नहीं है, वो है ऐसी, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो हम लोगों को नीचे जाने के बाद बहुत सारे फॉल दिखते हैं। चित्रकूट फॉल कहाँ गिरा है? ऊपर है नीचे? नीचे। क्यों है नीचे? पानी आ रहा है कहीं से स्लोप से और वहां गिर रहा है। हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, कोई भी चीज गिरेगा तो एक स्लोप पे गिरेगा, स्लोप होगा तो ही गिर रहा है, स्लोप नहीं होता तो थोड़ी गिरता जी, है ना? क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ रहा है? तो कैचमेंट एरिया क्या हुआ समझ में आया? रिज लाइन समझ में आया? रेन शेडो एरिया समझ में आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सर वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज में वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आगे बताऊंगा। पानी गिर रहा है, उसका जो भी रेनफॉल का इंटेंसिटी हो गया, कितने एरिया को कर रहे हैं तो एरिया निकल गया, एरिया इंटू वो इंटेंसिटी करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और उसका डिस्चार्ज को नापने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डिस्चार्ज नाप देंगे, तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज करेंगे तो अपने को रेजिस्टेंस टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग, कैचमेंट एरिया लिख लियो, डायग्राम बनाए हो है? चलिए रिज लाइन लिखिएगा पहले, रिज लाइन का डेफिनेशन, line which divide the one catchment from other neighboring catchment area, a line which divide the one catchment area, a line which divide the one catchment area from the other neighboring catchment area। मतलब मैं अगर बोल दूं देखो ऐसा 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 ऐसा, तो यहां के लिए क्या हो जाएगा, ये कैचमेंट एरिया हो जाएगा, यहां के लिए ये कैचमेंट एरिया हो जाएगा। आ रहे समझ में? रिज लाइन ही मेन क्या है, डिवाइडिंग फैक्टर है। तो रिज लाइन क्या करता है, अलग अलग को डिवाइड करता है। तो ये रिज लाइन हुआ, ये रिज लाइन हुआ, ये रिज लाइन हुआ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा कैचमेंट एरिया का, द एरिया फ्रॉम विच area from which a location नहीं रुको 2 मिनट, एरिया फ्रॉम विच लिखे ना, सरफेस रन ऑफ इज कैरिड अवे, सरफेस रन ऑफ इज कैरिड अवे by single discharge system, by single discharge system,
और एक डेफिनेशन लिखिएगा, एरिया ऑफ लैंड बॉन्डेड बाय, एरिया ऑफ लैंड बॉन्डेड बाय watershed, area of land bonded by watershed draining into a river comma basin or reservoir, draining into a river comma basin comma reservoir। तो बेसिन बोलूंगा तो भी समझ जाना, बेसिन मतलब क्या होता है, बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बेसिन क्या होता है, हाँ हाँ, जो ऐसा डुबान क्षेत्र, जो डूबा हुआ टाइप का, मतलब जो गड्ढे वाले एरिया को हम लोग बेसिन बोलते हैं, समझ रहे हो ना। लिख लिए, कैचमेंट भी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वाटर बजट इक्वेशन, हेडिंग डालेंगे वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन क्या है, वाटर का, अब देखो वाटर बजट क्या है, जब हम लोगों का हर चीज का एक बजट होता है ना, आपका भी अगर मान लो भविष्य में सैलरी आएगी तो आपका एक हर चीज का एक उस चीज बना के रखोगी, हाँ इसको इधर इधर एक्सपेंड करना है, आपके पास कुछ सेविंग हो जाएगा। तो वही चीज वाटर बजट इक्वेशन में भी होगा कि कोई भी चीज अगर आ रहा है तो वो कहां कहां जा रहा है, और कहीं जा रहा है तो किधर किधर जा रहा है, उसका हिसाब से हो गया, और जो बचा हुआ है उसका क्या हिसाब है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं तो पहले बजट बना लेते हैं कि हाँ इतना लग सकता है या क्या है। तो बजट समझ में आ रहा है क्या है, तो वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे। अब बताओ कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, अरे A1 B1 अब मत बोलो ना, क्या क्या पढ़े थे, वहां से आना और यहां को जाना, वही था, पानी जितना आया उतना पानी गया, अगर कुछ रुक जा रहा है या कुछ लॉस हो रहा है तो वो आपको, वो अपन डेल एम करते थे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते थे, बोलो याद है, उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे था, मास पे था। यहां पर भी वही होने वाला है, वाटर बजट इक्वेशन में क्या होगा, कितना पानी ऊपर से गिरा और वही पानी गिर के कहां कहां फैला और कहां कहां क्या क्या हुआ, कोई रन ऑफ में निकल गया, कोई नीचे परकुलेट कर गया, आ रहा है समझ में क्या है। अब सोचो मान लो बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में क्या होता है, जब बाढ़ कब आता है, जब नीचे का एरिया में पानी ऑलरेडी फुल भरा हुआ रहेगा, और पानी जाएगा क्या, नहीं, तो जब और पानी मट्टी या जमीन नहीं पी पाएगी तो क्या करेगी, बाहर फेंक देगी। मतलब क्या है कि मान लो एक का वाटर टेबल मान लेते हैं कि इतना ही है, ये जमीन है, इसका वाटर टेबल यहां था, परकुलेट हो के पूरा वाटर टेबल यहां तक भर गया, अब पानी नीचे रुक ही नहीं पा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, बाकी पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। बारिश गिरा, एक दिन गिरा तो चलो हो गया, 7 दिन तक लगातार पेल के पानी गिर गया तो भाई जमीन की जितनी औकात है पीने की उतनी पिएगी, उसके बाद क्या कर देगी, नहीं पी पाएगी, तो क्या होगा, वो बह जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वाटर बजट इक्वेशन में क्या है कि जितना आ रहा है उतना जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, इसको मास पे डिपेंडेंट है। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या ओबे करता है, लिखिएगा वाटर बजट इक्वेशन 10 स्टार 15 स्टार करके लिखना इंपॉर्टेंट है, सी मामूली मत लिखो उसको, लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट। कौन सा लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कंटिन्यूटी फॉलो करता था वो ये फॉलो करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। वाटर बजट इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वो है, अच्छे से लिखिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, रेड पेन से गोला लगाना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है क्या, वाटर बजट इक्वेशन। तो वही चीज है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बराबर क्या करेंगे, तो वाटर बजट इक्वेशन में लिखिएगा मास इनफ्लो, जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिखना, माइनस मास आउटफ्लो बराबर मास स्टोरेज।
देखो अब ये हमारा क्या मान लेते हैं, कैचमेंट एरिया। क्या एक कैचमेंट एरिया, यहां से पानी गया ऊपर, इसको बोलेंगे इवोपरेशन। ठीक, वहां से पानी आया नीचे, इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। जो भी चीज इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि स्टोरेज कम हो रहा है। अरे यार समझ रहे हो, ये कब होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोग पानी से, बांध से पानी कब छोड़ते हैं, जब हर जगह सूखा दिखता है, नहीं छोड़ रहा है कुछ, तब पानी छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जब पानी ज्यादा गिरता है ना, तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं कि भैया मान ले अगर कोई विपदा आ गई कि किसी को जरूरत पड़ गया, तब हम वहां से पानी दे सकते, तो स्टोर करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सब्जेक्ट का लिंकिंग समझना है, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब बताओ क्या कर रहे हैं, इवोपरेशन हो रहा है, ये पूरा एक कैचमेंट एरिया हो गया। एक कैचमेंट एरिया में क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। बचा वाला क्या कहलाएगा, तो जो रुक जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज। बोलो क्लियर है। और स्टोरेज के साथ कुछ क्या हो गया, रन ऑफ। अब ये रन ऑफ क्या है, एक लॉस है, वो रोकना था ना इसको। अगर मैं इसको रोक लेता, मेरे बस का होता, मैं इसको रोक लेता, तो मेरे कठिन समय में काम आता पानी, लेकिन मैं नहीं रोक पाया, बह गया, तो उसको क्या बोलूंगा, लॉस। बोलो क्लियर है, आया समझ में कि नहीं आया? तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो क्या हुआ, इनफ्लो क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। आने वाला हो गया इनफ्लो, जाने वाला क्या हो गया, एवोपरेशन। ठीक है, रुका वाला क्या कहलाएगा, स्टोरेज। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? और लॉस तो हर चीज में होता है। आप मेरे को बताओ, जब मशीन पूरा 100% नहीं दे सकती, तो वो तो प्रकृति है, कहां दे पाएगी, समझ रहे हो? लॉस तो होना है, तो वो लॉस क्या कहलाएगा, अपना रन ऑफ। आया समझ में कि नहीं आया? ये डायग्राम बना लोगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इधर इसी तरफ जहां जहां जाने का है, उस तरफ में अगर मैं पानी को रोक दिया रहता, तो क्या हो जाता, मेरा लॉसेस से मैं बच सकता हूं। अब ऐसा हो थोड़ी सकता है, पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली सोचो कि आप ऊपर से गिरते वाले पानी कितना रोक लोगे, नहीं रोक पाओगे, समझ रहे हो? तो वो होना तय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ। उसका कोई बस का नहीं है कि उसको रोका जा सके, ठीक है। तो एवोपरेशन कर, हाँ, एवोपरेशन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि केमिकल कुछ डाल दें या अपन उसको ढक के रखें, है ना, तो एवोपरेशन से अपन बचा सकते हैं। अब ढकेंगे कैसे, समुद्र को ढक दोगे क्या, नहीं ना। नदी को ढक सकते हो, नहीं, नहीं ढक सकते, नदी ढक देगी, नहीं ढक सकती ना। हाँ, तो हम लोग कुछ कुछ ना कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं जो हमारे बस का है, नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, हेडिंग डालना। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज ऊपर से जो भी गिर रहा है, कुछ भी चीज, वो प्रेसिपिटेशन। चाहे वो बर्फ का ओला गिरे, चाहे पानी के बूंद गिरे, चाहे बड़े बड़े पानी के ड्रॉपलेट गिरे, चाहे आपका क्या बोलते हैं हल्का सा फुहारा टाइप का पानी गिरे, वो सब आपका क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? आप लोग देखोगे ना, स्नोफॉल होता है, छोटा छोटे गिरता है, वो स्नो हो गया। बड़े बड़े ओले गिरते, बड़ा बड़ा, है ना, उसको वो बड़ा बड़ा आइस का क्यूब्स टाइप का गिरता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा ये बताओ, वाटर का पीएच कितना होता है? आप मेरे को बताओ, आपके घर में जो पानी आता होगा उसका क्या जनरली पीएच होता होगा? 6.5 से 8.5 हम लोग पढ़े हैं,
ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप मेरे को बताओ 7 pH वाला कोई भी पानी मिलता है क्या और पीना चाहिए क्या? नहीं। ध्यान से समझना, उस पानी को बैटरी वाला पानी बोलते हैं, जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो वाला पानी कभी नहीं पीते हैं। और आप अगर मान लो बारिश की पानी को अगर कलेक्ट कर लो कहीं, तो आप अपने बैटरी में डाल सकते हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो उसका पीएच एकदम एग्जैक्ट 7 का होता है। तो ये बारिश वाला पानी जो होता है ना, जो डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो डिस्टिल वाटर कहलाता है। क्लियर है? बैटरी में जो डलता है पानी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में लिखना हेडिंग डाल दीजिए प्रेसिपिटेशन। काटो ना उसको, काटो। एक इक्वेशन लिखा रहा हूं, उसको लिखना, ठीक है? काट देना, इतना क्या वो कर रही है। चलिए वाटर बजट लिखे हैं, वाटर बजट का इक्वेशन नहीं बना है तो थोड़ी हो गया है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, माइनस, अब आप बताओ क्या करेंगे? वो गिरा, वो प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या जा रहा है? इवोपरेशन। और क्या जा रहा है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी तो हो रहा है ना बेटा, तो ट्रांसपिरेशन। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर पेड़ भी बना देते हैं, क्या बोलते हो? पेड़ बना दो यहाँ, और पेड़ से भी निकाल दो, और यहाँ लिख दो टी। पेड़ बना के वहां टी लिख दो ना, तो समझ में आ जाएगा क्या? ट्रांसपिरेशन। ठीक है? और माइनस क्या कर देंगे? रन ऑफ। रन ऑफ भी क्या हो रहा है ना, आप बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो तो बह गया। बराबर क्या हो जाएगा? स्टोरेज। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर ये प्रोसेस स्टोरेज। ठीक है, अभी इन्फिल्ट्रेशन को रुको ना, अभी पढ़े नहीं है उसके बारे में, अभी बस इतना चीजों के बारे में लिखो। क्या? कि प्रेसिपिटेशन माइनस इवोपरेशन माइनस ट्रांसपिरेशन माइनस रन ऑफ बराबर क्या कहलाएगा? स्टोरेज। इसको बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आया क्या? है ना? तो इसको क्या लिखते हैं? वाटर बजट इक्वेशन। बहुत अच्छे से डब्बे बना के अच्छे से लिखना है इसको, है ना? हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रेसिपिटेशन का। हेडिंग डालिएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में लिखना ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेज द अर्थ सरफेस। ऑल फॉर्म, FORM, फॉर्म ना, ऑल फॉर्म ऑफ वाटर रीचेज द अर्थ सरफेस। ऑल फॉर्म ऑफ वाटर रीचेज द अर्थ सरफेस। रीचेज द अर्थ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। मतलब ऑल फॉर्म मतलब पानी का हर फॉर्म, जैसे सॉलिड के फॉर्म में चाहे लिक्विड के फॉर्म में। सॉलिड के फॉर्म में समझ रहे हो, वो जो ओला गिर रहा है, जो बर्फ वाला, वो सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म। तो ऑल फॉर्म ऑफ वाटर रीचेज द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को छू जाए वो क्या कहलाएगा? प्रेसिपिटेशन। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे लिखेंगे बता रहा हूं। 1 2 3 4 करके लाइन से लिखना, सामने में जगह छोड़ा रहेगा, एक एक शब्द एक एक लाइन लिखाऊंगा, दो छोटे छोटे से। ठीक है, उसमें 10 को ऐसे पूरा निबंध नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, पहला लिखेंगे नंबर 1 रेन। नंबर 1 रेन। नंबर 2 स्नो। पहला क्या आएगा? रेन। फिर क्या आएगा? नंबर 2 स्नो। नंबर 3 लिखना ड्रिजल। ड्रिजल।
नंबर 4 स्लेट, नंबर 5 ग्लेज, नंबर 6 हेल। रेन, स्नो, ड्रिजल, स्लेट, ग्लेज और हेल, टोटल कितने हो गए? 6। टोटल 6 टाइप के प्रेसिपिटेशंस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रेन तो पानी के फॉर्म में आ रहा है। अरे यार, जैसे बोलते हैं ना, ये 3 टाइप का होता है, लाइट, मीडियम और हैवी। हैवी रेनफॉल बोलते हो, लाइट रेनफॉल बोलते हो, मीडियम रेनफॉल बोलते हैं। तो ये इसका 3 रेंज होगा। अभी कुछ नहीं लिखना, बस समझो। तो ये कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। स्नो, जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। ड्रिजल, ड्रिजल क्या होता है पता है? एकदम ज्यादा फुहारा टाइप का पड़ना। फुहारा कैसे मतलब? आप देखे हो ना, जो कभी कभी ऐसा पानी नहीं गिरता, एकदम छोटी छोटी ड्रॉपलेट टाइप का। अच्छा, कार वॉश जब होता है, बगल से निकलते तो एक हल्का सा ठंडा ठंडा टाइप का लगता है, कुछ जैसे बूंद आके गिर रही है टाइप का, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। एकदम फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या बोलते हैं? ड्रिजल। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? ड्रिजलिंग। मतलब ये भी किसके फॉर्म में हो गया? लिक्विड फॉर्म में। जो स्लिट होता है, ग्लेज होता है, हेल होता है, ये सब क्या होता है? तो स्लिट जैसे आपका वही पानी आते आते गिरते गिरते जम जा रहा है, तो ये भी फिर सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर, क्लियर है। लिक्विड के फॉर्म में बस रेन है और क्या है? ड्रिजल है। बाकी सब मैक्सिमम किसके फॉर्म पे है? सॉलिड फॉर्म। आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम लोग के पास टोटल कितने प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है? 6 प्रकार। ठीक है, तो पहला हम लोग रेन के सामने में लिखेंगे वाटर ड्रॉपलेट ऑफ साइज, वाटर ड्रॉपलेट ऑफ साइज 0.5 mm to 0.5 mm to 6 mm, 0.5 mm to 6 mm। ठीक है, इसका 3 प्रकार करेगा, लाइट, मीडियम और हैवी रेनफॉल। क्या नहीं है जगह? यहां पर एक एक वर्ड आएगा तो इतने जगह खाली नहीं रहेगा। लाइट, मीडियम और हैवी। एडजस्ट करना थोड़ा सा। लाइट रेनफॉल को क्या रेंज रहेगा? तो बोलेंगे लाइट रेनफॉल का क्या है? तो 0 से 2.5 mm पर आवर। लाइट रेनफॉल का क्या हो गया? तो mm पर आवर बोल रहा हूं, मतलब समझाओ तो क्या होता है? 1 घंटे में 2.5 mm का पानी गिर रहा है। समझ रहे हो? 1 घंटे में 2.5 mm पानी गिरा है, तो उसको तो एक अपन एक जार में कलेक्ट कर लेंगे ना, कि 1 घंटा हो गया, मात्र 2.5 mm पानी है, तो लाइट वर्षा। ठीक है। दूसरा मीडियम, 2.5 से 7.5, और 7.5 से ज्यादा वाला हैवी रेनफॉल। ठीक है, 7.5 mm से ज्यादा को क्या बोलेंगे? हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये जब पानी गिर रहा है किस फॉर्म में गिरता है? बढ़िया, लिक्विड तो ठीक है, और कैसे गिरेगा? मतलब फॉर्म हो रहा हूं, कैसे दिखेगा? ड्रॉप्स के फॉर्म में दिखेगा। अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो ड्रॉप के लिए हम लोग क्या पढ़े? प्रेशर कितना रहता है ड्रॉप का? 4T/D। अरे याद है ना? ठीक है, तो ये हो गया, मान लेते हैं। तो अपन ये समझ रहे हैं कि 0.5 mm से 6 mm का पानी गिर रहा है। वहीं पर ये हो जाता है हेल। ये हेल है ना, ये क्या होता है?
इसका साइज ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखना ग्रेटर देन 8 mm, मतलब कौन सी बूंद गिरेगी आपके ऊपर, बड़ा बड़ा बूंद गिरे। ऐसा नहीं होता एकदम बड़ा बड़ा, कई बार ऐसा कार वार में बैठे रहो इतना तेज तेज पानी आता है कि कांच वांच तोड़ देगा टाइप का, है ना, एकदम कस के, कोई भी टीना वीना के शेड में एकदम पानी का आवाज आता है जब टकराता है, मोटी बूंदे जो गिरती हैं उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल। क्लियर है? जिसका साइज क्या होगा, ग्रेटर देन 8 mm। हाँ बोल, साइज ऑफ प्रेसिपिटेशन है ये, जनरली आपके वाटर के फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म। हाँ नहीं, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां तक क्लियर हो गया? जो भी ऐसा प्रेसिपिटेशन जो 8 mm से ऊपर का हो उसको हम लोग हील बोल देते हैं, चाहे आप उसको वाटर के फॉर्म में ले लो, चाहे आप उसको स्नो के फॉर्म में ले लो, या बर्फ के फॉर्म में ले लो। बात समझ में आ रहा है? साइज बड़ा होना चाहिए, साइज मैटर कर रहा है, तो साइज के हिसाब से क्या है, 8 mm से ऊपर वाला। अब बताओ मेरे को, हैवी रेनफॉल में कितने का था, 7.5 mm बोलोगे ना, है ना, लेकिन ये mm क्या है, ये हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, रेन गेज में मेजर कर रहे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? मतलब इसको इससे कंपेयर नहीं करना, ये क्या बोल रहा है, साइज ही है। साइज क्या है, 8 mm के बड़ा। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये क्या है, 1 घंटे में 7.5 mm के ऊपर का पानी भर रहा है, ये इंटेंसिटी कहलाएगी। अरे बोलो, बात क्लियर है? तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं करना, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, यहां पर याद रखना, प्रेसिपिटेशंस के जो भी गिरता है ना उसका एक साइज 8 mm से ऊपर का है। ये क्या है, ये मान के चलेंगे कि 1 घंटा में मग्गा भरना है, तो 1 घंटे में कितना में वह मग्गा भर रहा है, समझ रहे हो ना? तो वही बोल रहा है, तो 1 घंटा तक मैं मग्गा रखा पानी गिरते वाले को, तो वो फिर नापा तो 7.5 mm तक भर चुका है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये हैवी रेनफॉल है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? दोनों अलग अलग है ना। तो साइज ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसका 8 mm से ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको भी लिख लेना नीचे वाले को। अब आ जाओ वापस से स्नो में, तो स्नो तो आइस क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो आइस होता है जिसके डेंसिटी अपने को आइस 0.1 ग्राम्स पर सीसी, स्नो हो गया। ड्रिजल, ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल में लिखना फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स, फाइन वाटर ड्रॉपलेट लिखना बस, फाइन वाटर ड्रॉपलेट लेस देन 0.5 mm साइज। रेन का कितना साइज था, 0.5 से 6 mm था। 0.5 से भी कम वाला मतलब अब तो यार समझ में आ गया होगा कि एकदम फाइन फुआरे टाइप का जो नहीं आता है ना, उस टाइप का। तो याद रखिएगा 0.5 से भी कम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजल। 0.5 से 6 का क्या है, रेन। 8 का क्या है, 8 से बड़ा हेल। बोलो क्लियर है, याद रहेगा ना? ठीक है, तो ये पॉइंट याद हो गया। नेक्स्ट, स्लिट, फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या होता है पता है, स्लिट, ये आपको कहां मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा क्या, नहीं। ये कहां होगा, मेन पार्ट में भी नहीं मिलेगा बेटा, छत्तीसगढ़ के हिस्सा में, है ना। ये कहां मिलेगा आपको, बहुत ही ठंडा इलाका में, जैसे पानी ऊपर से गिरा है और आते आते ही वो जम गया और जम के गिर गया पत्थर के रेस्पेक्ट में। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? स्लिट ये आपको बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में मिलेगा, मतलब जहां पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहे वहां तरफ आप देखोगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा याद रखना कि ऊपर से पानी गिरा, वो पानी जो गिर रहा है ना वो आते आते ही जम गया। भाई जाहिर सी बात है, ऊपर से गिर रहा है, गिरेगा किस फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में। ड्रॉप आते आते क्या हो जा रहा है, अचानक से इतना ठंडे में चले गया कि वो पूरी तरह क्या हो गया, जम जाए। अरे बोलो, ये तो फिजिक्स भी होता है ना, साइंस समझ रहे हो ना। ऊपर से कोई भी चीज आ रही है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और अचानक से जमने में ज्यादा समय थोड़ी लेगा, तुरंत जम जाएगा। नहीं देखो, अच्छा ये देखो आप लोग, वीडियो तो ऐसा कुछ देखे होगे कि एक गर्म पानी लेके आता है और ठंडे इलाके में जाके एक मग्गा को ऐसे फेंकता है, तुरंत वो क्या हो जाता है, स्नो बन जाता है। मतलब गर्म पानी अचानक से ठंडा में कन्वर्ट हो गया, उसी को हम लोग स्लिट बोले। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? स्लिट क्या हुआ, क्लियर हुआ? क्या क्लियर होता है स्लिट? ठीक है, जो भी वाटर है वो फ्रोज हो जाता है, तुरंत जम जाता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट, समझ में आ जाएगा फिर, उसी को क्या बोलते हैं, स्लिट। अब इसका कोई साइज नहीं है,
जो भी आ रहा है वो गिरते ही जम जा रहा है, तो कोई साइज नहीं। फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट हो गया। नेक्स्ट ग्लेज। अब देखो ध्यान से, ये हवा में बन गया होगा पत्थर। अरे हवा में बना होगा आइस, बोलो हाँ। ये गिरने के बाद आइस बनता है। तो ग्लेज क्या होता है? ग्लेशियर क्या होता है? क्या होता है? मान लो अगर पानी गिरा होगा, उस तरफ सतह पे पूरा क्या होता है? आइस जम जाता है, उसी को तो ग्लेशियर बोलते हो क्या? मतलब ग्लेज क्या हुआ, समझ में आया? कि जब पानी गिरा, जमीन के कांटेक्ट में आया, इतना ठंडा है कि जमीन में मतलब जम गया, इसको क्या बोलेंगे? ग्लेज। नहीं आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? अलग अलग है, सब अलग अलग है। ये हवा में हो गया पत्थर, ये जमीन में गिरने के बाद बना पत्थर। क्लियर है? समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? और लास्ट वाला क्या है? क्या होता है वो? बड़ा साइज को हिल बोलते हैं, जो 8 mm के ऊपर का। ठीक है, अब स्केल में 8 mm देख लो कितना बड़ा होता है। 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, 2 mm। ठीक है, तो वो 8 mm के लाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो इजी है क्या? समझ में आ गया होगा क्या क्या है? तो अगर आपसे कोई बोलेगा कितने टाइप का गिरता है, तो बादल से 6 प्रकार की चीजें गिरती हैं। एक होता है कौन सा? पानी, जिसको रेन बोलते हैं। रेन का क्या होगा? 0.5 से 6। अब 0.5 से कम वाले को क्या बोलेंगे? ड्रिजल, फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके बाद स्नो। ठीक है, स्नो मतलब गिर ही रहा है, ओला गिरना जो बोलते हैं ना, ऊपर ही से आ रहा है पत्थर बन के। देखो ये ऊपर से पत्थर बनते हुए आ रहा है, ये गिरा था पानी के फॉर्म में, बन गया पत्थर बीच में, और ये नीचे गिरने के बाद बन गया पत्थर। अरे बोलो समझ में आ रहा है ना तीनों? तो ये तीनों याद रखना, स्नो, ग्लेज और स्लिट। ठीक है, हिल तो समझ में आ गया, जिसका साइज 8 mm से ऊपर हो। बाकी तो क्लियर हो गए। अरे बोलो याद रहेगा? ठीक है, अब आपको बोलेगा कौन भारी वर्षा, कम वर्षा, मीडियम वर्षा, तो समझ जाओगे कैसे क्या करना है। मेजरिंग फ्लास्क रख देना नाम। रेन गेज कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है। रेन गेज नाम का बड़े यहाँ रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो रेन गेज लगा है, एक तो कैसा वो फ्लास्क दिखे, मेजरिंग फ्लास्क कहाँ यूज होता है? केमिस्ट्री लैब में। कोई भी चीज को, पदार्थ को मिलाने के लिए, डालने के लिए डालते हैं। तो उसको कुछ नहीं है, बस खुले एरिया में रख दिए, वो भर जाता है, उसको जाके ऐसे नाप लेते हैं, उसको दिख जाता है। समझ रहे हो? एक मग्गा रखा है बस, सही बता रहा हूँ, मतलब एक मग्गा रखा है। समझ रहे हो? इतना बड़ा तांदुला है, एक मग्गा रखे, और उसमें भरता है, उसको नाप लेते हैं। वो एक तो रखा है, मैं उस दिन ऐसे पूछा कि किससे नापते हो भैया करके, तो मेजरिंग फ्लास्क लेके आया था केमिस्ट्री वाला। ये देख साहब, इसमें भरी है, डाल दो वो, ये देख हो गए। यही होता है, समझ रहे हो? तो ऐसा ही होता है। वो महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते। हाँ लेकिन हाँ, मेन गेट जो होता है ना तांदुला, वहां पर लगा है, जिसका रिकॉर्डिंग सीधा अपने को वहां हैदराबाद में मिलता है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना। तो क्लियर हो गया ना कैसे रेनफॉल निकालते हैं? तो रेनफॉल को निकालने के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग कुछ भी एक फ्लास्क को रख देंगे, वहां पर जितना भी घुसा होगा उसमें पानी, उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेन गेज का इंस्टॉलेशन फैक्टर अलग अलग होता है, वो आगे पढ़ेंगे WMO के तहत। ठीक है, अभी लिखा है ना कोर्स में, आपके सिलेबस में है WMO के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट। तो ये 6 टाइप के प्रेसिपिटेशन हो गए। अब नेक्स्ट और लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्या हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ रहे हैं ना। तो वाटर वाटर बजट इक्वेशन भी हो गया, ये भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये कौन सा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इसको समझते हैं। देखो, एज पर नेचर के हिसाब से प्रेसिपिटेशन हो रहा है। वो कैसे? जैसे अभी मैं बोला ना आपको कि एक तरफ पानी गिर रहा है, एक तरफ पानी नहीं गिर रहा, उसके कारण क्या है? ठीक है, या ऐसा होता है ना कि, अब मेरे को बताओ तो, गर्म हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है कि ठंडी हवा की?
गर्म हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है। भाई मेरे को एक बात बताओ, गर्म हवा और ठंडी हवा दो तो समझ रहे हो क्या है? अगर धरती फुल तपी तो वो निकलेगी, वो जो भी हवा रहेगा वहां पर गर्म रहेगा। और अगर उसके ऊपर ठंडा अपन वो कुछ करते हैं, मतलब सोच रहे हो, अगर ठंडा हवा आ गया तो गर्म हवा को ऊपर नहीं जाने देगा। नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ठंड की, ठंडा वाले की डेंसिटी ज्यादा होगा, और गर्म हवा की डेंसिटी क्या होती? कम होती। अगर ठंडी हवा हटा दिया जाए ना तो गर्म हवा तुरंत उड़ जाएगा ऊपर तक। और इसी को हम लोग फिर एयर पॉल्यूशन में जो अलग अलग पढ़ते हैं ना, वो सब चीज अलग अलग पढ़ते हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेरी बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं। पानी जब भी अगर मान लीजिए कोई भी चीज में इवोपरेशन हो रही है, गर्म है, तो भाई वो गर्म है तभी तो वो ऊपर जा रहा है। गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है और तुरंत चले जाता है ऊपर। आ रहा है समझ में? ऊपर जाने के बाद ऐसा टेम्परेचर हो जाता है कि वो नहीं जा पाता, तो वहां पर वो भारी महसूस, ऊपर में ठंडी हवा चलती रहती है तो वहां पर क्या हो जाता है, वो जमने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नहीं जा पाता उसके ऊपर। और क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां से हम लोग को क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि गर्म हवा की क्या होती है? डेंसिटी कम होती है, और ठंडी हवा की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे समझेंगे। पहला लिखेंगे और ऑरोग्राफिक, लिखेंगे ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को पीपीटी करके बोल सकते हैं ना। अब एक ध्यान से समझना, देखो मान लेते हैं ये क्या है हमारा? ओशियन। ठीक है, ओशन है, समुद्र है, जो भी है, जो ले लेना। वहां पर अगर मान लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सॉरी एवोपरेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है इवोपरेट हो रहा है कोई भी चीज तो भयंकर तेज धूप निकला होगा, इसको इवोपरेट कर रहा होगा, मतलब हवा जा रहा होगा ऊपर। कौन सा होगा वो? गर्म की ठंडा? ठीक है, तो यहां पर जो निकलने वाली हवा रहेगी वो बोल सकते हैं अपन इसको क्या बोल देंगे? हॉट एयर। ठीक है, अब वहां से तेज गति से हवा आ गया। क्या आ गया? हवा आ रहा है, हवा तो चल रहा है, गर्म हवा है। अचानक से कांटेक्ट में किसकी हवा आ गया? कूल एयर के साथ। कूल एयर के साथ क्या आ गया? कांटेक्ट में आ गया। तो गर्म हवा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठंडे में। अरे बोलो क्लियर है? कोई भी गर्म चीज तुरंत अगर पानी में डाल दो तो जल्दी ठंडी हो जाती है ना, तो ठंडे में आ गया। अब बताओ जब ठंडे में आ गया तो क्या बन जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। अरे यार समझ रहे हो? गर्म हवा है, ठीक है, वो बहता हुआ जा रहा था, लेकिन हवा की गति आ रही है, वो कौन सी गति है? हवा जो आ रही है वो ठंडी हवा आ गई। ठंडी हवा जा रही है, इधर से कौन आ गया? गर्म हवा। गर्म हवा ठंडी हवा से मिले और क्या बन जाएगा? ठंडा। ठंडा क्यों हुआ? कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया तो क्या बन जाएगा? अरे प्रेसिपिटेशन ही होगा, बादल बनेगा ना। अब बादल बना, बादल बन के कहां रुक गया? इसी तरफ रुक गया, पहाड़ के एक तरफ रुक गया। बोलो बात क्लियर है? अब यही बादल यहां आ गया, अब ये बारिश कहां गिराएगा? यहीं गिराएगा। तो विंडवर्ड तरफ वर्षा क्या हो जाएगी? रेनफॉल ज्यादा। और लीवर्ड तरफ रेनफॉल क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। आज समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्या हुआ? फिर से समझाओ क्या हुआ? गर्म हो रहा था, इवोपरेशन हो रहा था,
ये ऊपर जा रहा था गर्म हवा, किसके साथ मिला? ठंडी हवा के साथ मिला। क्लियर है? जब ठंडी हवा के साथ मिला तो गर्म हवा किस में कन्वर्ट हो गया? ठंडी हवा में। और फिर क्या बन गए उन लोग? बादल, कंडेंस होकर क्लाउड बन गए और फिर वहीं तरफ गिर गए। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। कौन से तरफ? विंडवर्ड तरफ। तो विंडवर्ड तरफ क्या होगा? वर्षा ज्यादा, और लीवर्ड तरफ वर्षा क्या हो जाएगी? कम। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले, तो इसको बोलते हैं कौन सा? ओरोग्राफिक। ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में पहले डायग्राम छोटा सा बना लो। क्या मैं इसको रेन शेडो एरिया बोल सकता हूं? अरे बोलो, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो लीवर्ड वाला एरिया क्या कहलाएगा? रेन शेडो एरिया। मतलब ऐसे कर लेता हूं लाइन, इस तरफ पानी वर्षा कम हुई तो लीवर्ड वाले एरिया को क्या बोलूंगा मैं? रेन शेडो। रेन शेडो को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया ना, वृष्टि छाया। लिखेंगे when warm most air, when warm air लिखना, when warm air, warm air मतलब क्या होगा? गर्म हवा। when warm air rises, when warm air rises, it cools and condense and get condensed, form a cloud, form a cloud and precipitate. ठीक, प्रेसिपिटेट रिजल्ट इन कौन सा डायरेक्शन में? विंडवर्ड। प्रेसिपिटेट रिजल्ट इन विंडवर्ड एंड लेस इन क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? प्रेसिपिटेट रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल इन कहां लेगा? विंडवर्ड एंड लेस रेनफॉल इन लीवर्ड। और वहीं पर लिखना है ब्रैकेट में रेन शेडो एरिया। चलिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट लिखेगा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ठीक है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है देखते हैं।
अब देखो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में क्या होता है उसको समझना। सेम प्रोसेस हो रहा है, कुछ नहीं, गर्म ठंडा चल रहा है। देखो ये जमीन है, मैदानी एरिया है। ये जब भी ओरोग्राफिक होता है कब होता है, जब पहाड़ के पास में होगा, पहाड़ी क्षेत्र के पास। तभी तो एक तरफ रेन शॉर्टेड हो रहा है और एक तरफ ज्यादा पानी गिर रहा है। ठीक है, ये कहा होगा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ये आपको नॉर्मल मैदानी क्षेत्र में होगा। तो यहां पर लिख लेना ओरोग्राफिक में, यूजुअली इन हिली एरियाज, है ना, नियर द हिली एरियाज। और इसमें लिखना मैदानी क्षेत्र में। क्या हो रहा है, अब ये सूर्य है, सन से क्या हुआ, ये हुआ अर्थ, है ना। क्या हुआ, गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर होने जाने लगेगा। बोलो क्लियर है, ऊपर जाने लगेगा। तो ये ऊपर की हवा क्या है, गर्म हवा है। ये जैसे जैसे ऊपर तक जाते जाती है तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेम चीज वही हो रहा था कि यहां से पानी जब ऊपर जाते जा रहा था तो ठंडा हो जा रहा था, इवोपरेट होते जा रहा था तो ठंडा हो जा रहा था। वही चीज यहां पर भी होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो गया, फिर कंडेंस हो गए, क्या बना लेंगे, क्लाउड। और क्लाउड बना के वहीं गिर जाएंगे। मतलब जैसा गया वैसे ही वापस आ जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये कहां पर हो रहा है, मैदानी क्षेत्र। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ रेन शेडो एरिया है या क्या है। ये नॉर्मली आपको, नॉर्मल हमारे जैसे दुर्ग शहर में, है ना, पानी मतलब गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस वहीं गिर जा रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया। लिखेंगे इसमें, हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस and air gets evaporate and hot air cools down and hot air cools down and form a cloud and get precipitated। डायग्राम बना लेना, उधर ही जा रहा है और उधर ही से आ जा रहा है। अरे हिंदी में लिख लेना अपने हिसाब से, क्या है इतना, इतना क्या है, आराम से लिखे। जमीनी एरिया है, गर्म हुआ, जमीन गर्म हुआ, क्या होगा, ये क्या होगा रे, कुछ भी, जमीन गर्म होगा फिर क्या होगा, ऊपर होने जाएगा, ऊपर होगा तो ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लाउड, और वहीं गिर जाएगा। इतना अपनी भाषा में लिखेगा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, तो ओरोग्राफिक हो गया और कन्वेक्टिव हो गया। तो ओरोग्राफिक से हम लोग को बोल सकते हैं, रेन शेडो बोल देगा, किस में आता है, तो ओरोग्राफिक में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन लिख लिए, लिखिएगा इसमें, जैसे मान लेते हैं हम लोग, एक चीज समझते हैं ना, जैसे मान लेते हैं जी, जैसे इसी को फ्रंटल फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि इस तरफ का एरिया है, यहां तरफ अगर मान लेते हैं कूल एयर है, एक तरफ क्या है, वार्म एयर। तो जहां ऐसा कुछ बनता है ना कि कूल एयर हो और वार्म एयर हो, उसमें क्या होता है, तो कूल एयर और वार्म एयर के बीच में सोचो क्या है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है।
तो कौन किसको पावरफुल है? ये मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम, ये बेचारा अपना ऊपर जाने लगेगा, लेकिन ये हवा है ना, ये हवा ऐसे और ये हवा आगे आपस में तो मिलेगी ना। अब क्या होगा सोचो, ये ठंडी हवा आके किससे टकरा गई? गर्म हवा से। गर्म हवा को क्या कर दी? ठंडा। और ठंडा करने के बाद क्या बना दी? क्या बना दी? और वहीं पर क्या हो जाएगा? बारिश गिर जाएगा। तो कोल्यूजन, कोल्यूजन हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? दो आपस में हवा आपस में टकरा रही है, गर्म हवा ठंडा हवा आपस में टकरा रही है, और ठंडा हवा गर्म हवा को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी, और वहीं पर कंडेंस हो जाएगी और वहीं पर गिर जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसको कौन सा बोलते हैं? साइक्लोनिक, और इसी को क्या बोलते हैं? फ्रंटल। ठीक है, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, समझ में आया? क्लियर है? लिखेंगे, when two air mass collides with each other of different temperature, when two air mass collides with each other of different temperature, get condensed and get precipitate, ठंडा होके प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो यही वाला पॉइंट को क्या बोल दूंगा मैं? कोल्यूजन वाला पॉइंट। कोल्यूजन कहां हो रहा है? यहीं पर हो रहा है ना, टकराव हो रहा है, गर्म हवा ठंडा हवा के बीच में टकराव हो रहा है, और वहीं पर क्या हो जा रहा है? ऐसे ठंडा होके गिर जा रहा है। ठीक, तो अपने को कुछ समझ में आ रहा है क्या है? एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया है। कोई ऐसी जगह समुद्र के किनारे में आपका पहाड़ वहाड़ वाला क्षेत्र हो, वहां तरफ अगर गर्म हवा आता है, आते से ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मतलब सोच रहे हो ना, गर्म हवा आ रहा है, हवा बहता हुआ आ रहा है, जैसे वो कोई भी चीज राइज होगा तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? ठंडा हो गया मतलब क्या होगा? जम जाएगा, जमेगा तो वहीं पर गिर जाएगा, और गिरेगा तो क्या होगा? तो पहाड़ के पास में गिर रहा है, एक तरफ गिर रहा है एक तरफ नहीं गिर रहा है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? ओरोग्राफिक। ठीक, मैदानी क्षेत्र है, बहुत तेज गर्मी आ रही है, गर्म हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते क्या हो गया? ठंडा, क्या बन गया? बादल, फिर वहीं गिर गया, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्टिव। आ रहा है समझ में कि नहीं? फ्रंटल क्या है? एक गर्म हवा है, ठंडी हवा है, आपस में टकराई। जाहिर सी बात है बेटा, हर जगह सोचो, यहां से अगर आप थोड़ा सा मेन पार्ट तरफ जाओगे आपको ठंड लगेगा। चलो यहां छोड़ो, उतना दूर क्या जरूरत, दुर्ग से भिलाई जाओ ठंडा लगेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो क्या होगा? वहां पर ठंडा, यहाँ गर्म, ठंडा गर्म आपस में मिलेगा, क्या हो जाएगा? वहीं पर एक कोल्यूजन होगा, कोल्यूजन होगा तो क्या बनेगा? क्लाउड। क्लाउड बना तो वहीं से गिर जाना है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का क्लियर ना? अब यहां तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अब इस ध्यान को समझना। यहां तक हो गया ना? अब एक और नया चीज बता रहा हूं, ध्यान समझना। अब अगर अपने पास एक मान लेते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसको मैं बीच पार्ट से डिवाइड कर देता हूं, जिसको मैं इक्वेटर वाली लाइन बोलता हूं। बोलो हाँ, एक इक्वेटर होता है, तो अब बोलोगे सर ये तो गोला रहता है, आप क्या बना दी हो? ठीक है, मैं अभी आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को निकाल के बता रहा हूँ। जैसे तरबूजी तो है हमारा, क्या है? पृथ्वी तरबूज, तरबूज को काट देना है, ऐसे स्क्वायर में काटना है। अरे काट दिए ना, छोड़ना, वो कौन से साइज में काट के ऐसे स्लाइस निकालना है, और उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऊपर वाला क्या हो गया? नॉर्दर्न, नीचे क्या हो गया? सदर्न, बीच का एक लाइन हो गया। अब सोचो क्या होने वाला है। अब देखो, प्रेशर प्रेशर के हिसाब से डिवाइड होता है। कैसे होता है? ऊपर सतह पे होता है, इस तरफ हमेशा हम लोगों को मिलेगा लो प्रेशर, और इस तरफ क्या मिलेगा? हाई प्रेशर। मतलब ये प्रेशर में क्या बोल रहा हूं, ये हवा अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपको बस एक समझाया जा रहा है कि कैसे होगा। तो जब लो प्रेशर होता है ना, वहां पर जो भी चीज का मतलब हवा का जो घुमाव होता है, तो साइक्लोन टाइप का बन रहा होगा, या जो भी हवा घूम रही है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। कौन से में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे तरफ कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज।
ठीक है, मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कि आपका ऊपर की सतह और नीचे की सतह की बात करें तो ऊपर तरफ क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब बताओ कोई भी चीज अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक में घूमेगा तो आपस में मिलेगा? दोनों एक विपरीत दिशा है ना, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपस में से मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते साइक्लोन बन जाएगा। अरे बोलो क्लियर है? साइक्लोन कैसे बनता होगा, फॉर्मेशन समझ में आ गया? कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है और ऐसे करके फिर घूमने लग जाते हैं और फिर साइक्लोन बन जाता है। तो अब होता क्या है देखो, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो प्रेशर होगा कम, और कैसा बन जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्यूशन होगा। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा, और कैसे रिवॉल्यूशन होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस डायग्राम को बस बनाओ, फिर इसमें मैं लिखा रहा हूं। बना लिए क्या? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के अंदर ही है ना ये सब चीजें। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ गए हो, यहां पर प्रेशर का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप मेरे को बताओ, ये लो प्रेशर है यहां पर, ऐसे बढ़ते जाएंगे प्रेशर लो होगा, मतलब जाहिर सी बात है इसका हाइड हेड जो भी होगा एच कम होगा, इधर का हेड ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है? प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का मुख्य कारण क्या है, प्रेशर डिफरेंस। समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर होगा तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी वहां की हवा, है ना, लो प्रेशर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और लो प्रेशर हाई प्रेशर आपस में मिलते हैं, मतलब क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, और वहां पर बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो आपसे स्टेटमेंट पूछता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या लिखोगे, तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, लो, और कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बस इसी को लिखना है, या वो डायग्राम में बयां कर दियो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, प्रेशर होगा हाई, और घूमेगा कौन सी दिशा पे, क्लॉकवाइज पे। ठीक है, और यहां पर यही चीज पॉइंट को लास्ट पे लिख के कंक्लूजन में लिख देना, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू, फॉर्म ड्यू टू क्या लिखेंगे, प्रेशर डिफरेंस, रेड पेन से मार्क कर देना, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसी कारण आता है, रेड पेन से मार्क करके लिखना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हो गया क्या? चले नेक्स्ट। डेफिनेशंस हो गए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, वाटर बजट इक्वेशन हो गया, कैचमेंट एरिया लिखा दिया, प्रेसिपिटेशन लिखा दिया, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखा दिया। अब हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल बचा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल, हेडिंग डालेगा।
एवरेज एनुअल रेनफॉल, हेडिंग डालेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल। एवरेज मतलब बहुत सारे दिनों का अपन एक सम अप कर रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय उसका एवरेज निकाल रहे हैं, है ना, मीन निकालना है ना। और आपका एनुअल मतलब सालाना, और सालाना मतलब एक साल की गणना करना है कि एक साल में कितना अनुमानित हम लोगों का रेनफॉल होता है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में कितना लेते हैं, 1200 mm से आपका लगभग 1400 mm लेते हैं। एक छत्तीसगढ़ का अगर रेनफॉल बोलेंगे तो 1200 mm से 1400 mm जनरली पड़ते हैं। तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल का मतलब क्या है कि इसका हम लोगों को दिन दिन का, हर दिन का रेनफॉल का रेन गेज के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे। रेन गेज के थ्रू, रेन गेज से क्या मिलता है कि आज कितना वर्षा हुआ, ठीक है। तो हर दिन का हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल डेली का डाटा कलेक्ट करेंगे रेनफॉल का, और उसको साल से वो कर देंगे, सालाना, है ना, एनुअली उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरा एनुअल एवरेज रेनफॉल। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे 30 दिन तक पानी गिरा, 30 दिन का आपने किया कि एक दिन 10 सेंटीमीटर गिरा, एक दिन 20 सेंटीमीटर, एक दिन 30 सेंटीमीटर, ऐसे करके अपन 30 दिन तक माने, भाग कर दोगे उसको सम अप करके 30 से, क्या आएगा आपका, एनुअल नहीं आएगा, मंथली एवरेज रेनफॉल आएगा, ठीक है। वहीं आप हर साल के लिए कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक साल का पूरा कर दिए, जनवरी का ये, फरवरी का ये, मार्च का ये, अप्रैल का ये, ऐसे करके करेंगे तो क्या आएगा, एनुअल एवरेज रेनफॉल एक साल का। बोलो बात क्लियर है। अब एनुअल रेनफॉल एवरेज, जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है, ये डाटा बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है कोई भी स्ट्रक्चर के लिए या कोई भी चीज के लिए, ठीक है। चलिए लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड बाय द रेन गेज for 1 year, amount of rain collected by the rain gauge for 1 year is called, क्या बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल। 1 ईयर के लिए किए तो क्या होगा, एनुअल रेनफॉल। 1 ईयर के लिए क्या होगा, एनुअल रेनफॉल। यहां तक क्लियर है। तो ये काय का डेफिनेशन लिखियो आप, एनुअल रेनफॉल का। एवरेज नहीं किए अभी, एवरेज कहां किए, नहीं किए ना, एक साल का पूरा निकाल दिए हैं, उसको क्या बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, by taking the average of 35 ईयर, कितने साल के लिए लिए, 35 साल का एवरेज लिए। मतलब क्या बोल दूं मैं, एक साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसे करके 35 साल तक पूरा मैं एनुअल रेनफॉल कलेक्ट किया, उसको भाग कर दिया किससे, 35 से, तो मेरा क्या आएगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल आएगा। नहीं समझ में आया, क्या आया, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझी, समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए, है ना। मतलब आज 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ये साल है, ये पूरे का एवरेज मतलब एनुअल रेनफॉल ले लिए, भाग करेंगे जितने साल का, 35 साल का। क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको कहीं ना कहीं बताया हूं कि हम लोग 35 साल तक की रिकॉर्ड लेते हैं, 30 से 35 साल बताया था। अरे एमएसएल निकालने के रेस्पेक्ट में बोलो, बात आया था कि नहीं। तो ये पॉइंट याद रखेगा, कितना साल याद रखना है, 35 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 साल का रिकॉर्ड लेने के बाद हम लोग बोलते हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल है। हो सकता है ना भैया, एक दो, अगर 2-4 साल का लेके करेंगे तो नहीं आएगा ना एग्जैक्ट। सोचो ना, आप खुद सोचो, 1-2 साल का लेके करेंगे तो हो सकता है एक साल कम हो, एक साल बारिश ही ना हो, तो वो तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। लेकिन हाँ, हो सकता है 10वां 12वां 13वां साल में भयंकर ज्यादा पानी हो कि पूरा बाढ़ आ गया होगा, पूरा डूब गया होगा वाला शहर, ऐसा भी तो हो सकता है। और हर जगह कोई ना कोई क्षेत्र में तो ये चीज पॉसिबिलिटी है। अरे बोलो क्लियर है ना। तो 2003-4 में आप देखे होगे, अब पूरा शिवनाथ बह गया था, पूरा यहाँ तक पानी आ गया था, महाराजा चौक तक। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो वर्स्ट कंडीशन पे हो सकता है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर लेते हुए, रिस्क फैक्टर लेते हुए काम करेंगे ना। अरे बोलो समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, क्लियर। तो कितने साल के लिए हो गया? 35 साल का। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फैक्टर, फैक्टर नहीं वो सब छोड़ो, लिखेंगे मेजर, फैक्टर वेक्टर छोड़ो ना, काटो उसको, लिखो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट कैसे करना है। चलिए पहला, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, दूसरा, तीसरा ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अमाउंट कितना आया, अमाउंट प्रेसिपिटेट होके, है ना, क्या इंटेंसिटी से आया और कितने समय के लिए आया, ये तीनों से हम लोग जांच करते हैं कि प्रेसिपिटेशन हुआ है। नहीं समझे? नहीं आया। अमाउंट कैसे लेंगे? रेन गेज में जाके मेजर कर रहे हैं ना, तो वो अमाउंट आया। बोले नहीं थे अभी 7.5 mm 1 घंटे में गिरा, है ना, तो अमाउंट हो गया। इंटेंसिटी वही है, 1 घंटे से भाग करोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। अरे रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगा? कोई भी एमएम पर यूनिट टाइम, पर टाइम या पर आवर के हिसाब से। तो इंटेंसिटी मतलब समझ में आया, कोई भी चीज को हम लोग कैसे इंटेंसिटी से गिर रहा है वो बात करेंगे। आ रहा है, क्लियर है? रेनफॉल को नाप रहे हैं, अमाउंट, अमाउंट किस में आएगा? एमएम सेंटीमीटर में। इंटेंसिटी किस में आएगा? एमएम या सेंटीमीटर पर आवर। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? लास्ट क्या है? ड्यूरेशन, कितने घंटे तक गिरा। मान ले 5 घंटे तक गिरा तो क्या करेंगे? 10 mm 5 घंटे तक गिरा, तो आप मेरे को बताओ क्या होगा? 10 mm 5 घंटे तक गिरा तो कैसे समझेंगे? 2 mm पर आवर की इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? ड्यूरेशन क्या हुआ? 5 घंटा। और 2 mm क्या आया? अमाउंट, इंटेंसिटी बोलते। अरे यार नहीं बताऊंगा, छोड़ो। नहीं समझ में आ रहा है यार इतना चीज? अमाउंट मतलब क्या हुआ समझ में आया, और इंटेंसिटी समझ में आया, और वही चीज आपका ड्यूरेशन, 5 घंटा तक पानी गिरा। ठीक है, 2 मीटर पर एमएम के हिसाब से गिरा, 5 घंटा तक गिरा, तो कितना एमएम गिर गया? 10 एमएम हो गया। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अमाउंट का आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है उतने अंतराल में। नहीं हुआ तो हम लोग किससे किससे नापे इसको? अमाउंट, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। क्लियर है? तो कोई भी चीज की जांच की ये 3 तरीका है नापने का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालेंगे डेफिनेशंस पे कुछ कुछ। इंडेक्स ऑफ वेटनेस लिखेंगे, हेडिंग डेफिनेशन लिखेगा और उसके नीचे लिखना इंडेक्स ऑफ वेटनेस। वेटनेस मतलब कितना गीला कर रहा है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। देखो ध्यान से समझ के बताओ, 2000 में एक में मान लेते हैं, अगर इसको मैं लिख देता हूं ऐसी, जैसे 5, 10, 15, 20, है ना, 25, फिर ये 30 है, फिर यहाँ पर आ गया 35,
तो अपने को क्या समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक समय को ले लिए, एक ईयर ले लिए। आप मेरे को देखने से ग्राफ को पढ़ के बताओ, बार ग्राफ पढ़ना तो आता है ना। आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कौन से वर्ष में पानी कौन से ईयर में पानी गिरा है? 2004 में मेरे को सबसे ज्यादा पीक दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस कैसे निकालते हैं कि मान लेते हैं हम लोग कितने भी साल का, 35 साल का लेते हैं ना हम लोग, तो 35 साल का रिकॉर्ड, मैं तो पूरा नहीं लिखा हूं, मान के चलना पूरा क्या है, 35 साल का रिकॉर्ड लिया हूं। 35 साल का क्या लिया हूं? एनुअल एवरेज रेनफॉल ले लिया। अरे बोलो क्लियर है? एनुअल एवरेज रेनफॉल लूंगा 35 साल का, क्लियर है? उसको मैं कर दूंगा क्या कि मैं बोलूंगा 2004 में पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं ना, एक पर्टिकुलर ईयर में कितना बारिश हुआ था, तो पर्टिकुलर ईयर बटा एनुअल एवरेज रेनफॉल। नहीं समझ में आया? तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि साला वो 2004 में ना सबसे ज्यादा गीला किया था ये, मतलब उस समय हमारे पास भयंकर पानी था। अगर मैं बोलूं 2006 में, तो मेरे को पता चलेगा कि उस समय हमारा डिजास्टर की स्थिति आ गई थी, हमारे पास पानी नहीं था पीने को। नहीं समझ रहे हो? तो 35 साल के हिसाब से मैं क्या पता कर पा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि मेरे पास कब मेरे पास अच्छा खासा पानी था, कब मेरे पास पानी की तरस गया था, कब पर्याप्त पानी था, कब कैसा था, तो इंटेंसिटी समझ में आ रही है। तो क्या समझ में आया? क्लियर है? तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या हुआ, क्या समझा रहे बता तो मैं। हाँ मतलब क्या कि अगर मान लो किसी दिन बारिश, मतलब किसी साल में बहुत ज्यादा पानी गिरे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस समय फ्लड आया होगा, है ना। जिस समय एकदम सूखाग्रस्त हो गया होगा, पानी नहीं गिरा, उस वाले को देखो, सूखा वाले एरिया को हम लोग ड्रॉट एरिया बोलते हैं। बात समझ ना, ड्रॉट मतलब क्या हुआ? सूखा एरिया पूरा, जहां पर पानी के लिए कुछ पानी की बूंद के लिए तरस जाता आदमी, ठीक है। तो ड्रॉट समझ में आ रहा है? तो ड्रॉट कब आया? ड्रॉट आया मतलब एक डिजास्टर ही तो है ना, पानी के लिए तरसना मतलब डिजास्टर है। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, समझ में आया? तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्लियर हुआ। क्या करना है? पर्टिकुलर ईयर बटा एवरेज रेनफॉल इनटू 100, तो उससे हम लोगों को परसेंटेज में पता चल जाएगा। तो ये हमेशा इंडेक्स ऑफ वेटनेस किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में, ठीक है। किसमें एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में। और इससे आप तय करते हो कि आपके पास पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम थी, कि आप डिजास्टर एरिया में कब थे। बोलो क्लियर है? चलिए लिखेंगे, रेनफॉल इन पर्टिकुलर एरिया बटा एवरेज एनुअल रेनफॉल। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, समझ में आ रहा है? ये समझाया हूं, ये सब नहीं उतार देना भैया, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या लिखोगे? इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे रेनफॉल इन पर्टिकुलर ईयर, नीचे लिखेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल। आया समझ में? नहीं आया? कैसे लिखना है देखो, ये लिखे रेनफॉल इन पर्टिकुलर, रेनफॉल इन पर्टिकुलर ईयर बटा क्या? एवरेज एनुअल रेनफॉल इनटू 100, मतलब किसमें आएगा सब चीज? प्रतिशत में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो पर्टिकुलर साल बटा क्या करेंगे ये। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन परसेंटेज लिख लिए। अब एक पॉइंट को समझना, मैं अगर बोल रहा हूं इंडेक्स ऑफ विटनेस अगर मान ले 70% है, तो क्या समझ में आ रहा है? तो बढ़िया, तो एवरेज कितना है? वो कुछ होगा, तो उससे 30% कम होगा। सोचो ध्यान से, समझो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस अगर 70% है, तो वेटनेस मतलब गीला करने की कितना है? 70% है, तो भूखमरी कितनी छाई होगी? 30%। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर क्या हुआ? 30%। नहीं समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं इंडेक्स ऑफ वेटनेस अगर 20% है, तो क्या बोलोगे?
कि 80% आपके पास क्या है, कमी है पानी की, मात्र 20% ही गीला कर पाया, बाकी 80% सूखा है। नहीं समझ में आ रहा है यार? आ रहा है पक्का? पक्का। तो डेफिशिएंसी क्या हुआ? ए जयश्री क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो 70% पानी है, मतलब इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना, 70% है, तो क्या समझूंगा मैं, 30% मेरे पास पानी की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होगा। ठीक है, 50 बोलूंगा तो 50% की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। लिखो नोट करके। इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज, मान लेते हैं इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज 60%, तो क्या लिखेंगे सामने में एरो करके, 40% डिग्री, 40% डेफिशिएंसी ऑफ वाटर लिखेंगे ना, रेड पेन से लिखना है सब। इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज क्या, 60%, तो एरो करके रेड पेन से लिखना डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इज 40%। सबको एक ही पेन से लिख देता है, ना पेन खरीद सक रहा है, ना कॉपी खरीद पा रहा है।